Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is Understanding our Criminal Justice System. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड आवर केस ऑफ मिसेस शिंदे. आई होप कि आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया है, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसी स्टोरी के अराउंड हमारा पूरा जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस स्टोरी ओनली, राइट. तो केस ऑफ मिसेस शिंदे में हमने देखा था दैट मिसेस शिंदे का एक गोल्ड चेन चोरी हो गया था एंड शी वाज सस्पेक्टिंग दैट इट इज हर सर्वेंट हु हैड स्टोलन दैट चेन. उसके बाद पूरा हमने एक ट्रायल प्रोसेस देखा जिसमें कि शांति वेयर शी इज नॉट प्रूवन गिल्टी बाय द जज. तो फाइनल डिसीजन हमने क्या देखा था दैट जज डिसाइडेड दैट इट इज नॉट शांति बट समवन एल्स अकॉर्डिंग टू द विटनेसेस जिसने ये चोरी की थी, राइट. तो ये पूरी स्टोरी के अराउंड आप लोगों ने बहुत सारे टर्म्स के अक्रॉस आ पाए थे. फॉर एग्जाम्पल पुलिस के बारे में हमने बात किया जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपार्ट फ्रॉम दैट प्री ट्रायल एंड ऑल्सो द जज. तो ये जितने भी कैरेक्टर्स है बच्चों एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़ो. डू नॉट निग्लेक्ट दिस स्टोरी बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दीज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दैट वी आर डिस्कसिंग अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, राइट. तो इसीलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में सबसे पहले रोल ऑफ पुलिस के बारे में पढ़ा, राइट. तो हम लोग ने क्या देखा दैट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पुलिस. So the police has to investigate about the commission of the crime, right? उनको पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है and this investigation it includes the writing down of statement that is the FIR और उसके बाद जितने भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करके रखना. और अगर उन्होंने देखा कि एविडेंस के अकॉर्डिंग इफ द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग सम क्राइम अगर वो गिल्टी है तो उसके लिए एक चार्जशीट वो फाइल करते हैं जिसके बाद उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है. तो हमने पूरा स्टोरी जो मिसेस शिंदे का देखा जिसमें शांति वाज द अक्यूज्ड पर्सन और उसको फाइनली कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द जज और उसके बाद बहुत सारे विटनेसेस होते हैं. तो ये पूरा ट्रायल प्रोसेस जो चलता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. तो आज की क्लास में बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि पुलिस जो भी फंक्शन करती है इट हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड लॉ. तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस आर्टिकल 22 दैट वी टॉक्ड अबाउट इन आवर लास्ट क्लास. हमने देखा था दैट आर्टिकल 22 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट गिव्स द फंडामेंटल राइट टू एन इंडिविजुअल टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्राइम दैट ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ. ओके, अब हम लोग आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में काफी डिटेल में दिया हुआ है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इस आर्टिकल 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं. ओके, सो देयर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट हैज बीन गिवन इन दिस आर्टिकल. एक एक करके ये सारे राइट्स के बारे में हम लोग समझते हैं. सो द फर्स्ट वन हियर इज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड. तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे इस आर्टिकल में कि जो भी पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम ही शुड बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कि उसने क्या क्राइम किया है और किस लिए वो अरेस्ट हो रहा है. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. तो बच्चों आपको पता है कि आप मान लो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो जहां भी रह रहे हो तो वहां पे आपका एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, राइट. तो एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं भी लेट्स से मान लो बिहार या उत्तर प्रदेश लेट्स से फॉर किसी भी स्टेट के किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन एक इंडिविजुअल ने क्राइम किया है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना है विद इन द 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट. ओके, नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट, सेकंड राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ. ओके, द थर्ड पॉइंट सेज द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. तो बच्चों जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ पुलिस दैट द पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन और उसको डिटेंशन में रख सकते हैं इन जेल, राइट. और ये हम लोगों ने शांति के भी एग्जांपल में देखा था. तो आपको याद होगा अगर आपने एग्जांपल पढ़ा है फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जब शांति का भाई सुशील वो अपनी बहन को रिलीज कराने जाता है फ्रॉम दी जेल तो पुलिस जो है सुशील को भी जेल में रखते हैं एंड ऑल्सो दे आर ब्रूटली बीटिंग हिम अप और उसके बाद 2 दिन बाद उसे फाइनली जेल से रिलीज करते हैं. बट क्या ये सही था दैट विदाउट एनी एविडेंस सुशील को भी मारा जा रहा था? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज पुलिस हैज आल्सो टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ. जो भी लॉज के अंदर उनको एक पर्सन को अरेस्ट करके डिटेन करके या इंट्रोगेट करना है. Therefore, this right says that a person should not be ill-treated or tortured
ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी। ओके, अगर वो कस्टडी में है तो उसको कभी टॉर्चर नहीं कर सकते या उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती है। ऑल्सो confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused। या जो भी कन्फेशन, मान लो किसी अक्यूज पर्सन ने, फॉर एग्जांपल अगर शांति ने कुछ कन्फेस किया होगा पुलिस स्टेशन में, तो उसको एज एन एविडेंस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है एविडेंस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो यू हैव सीन इन दैट एग्जांपल कि जो भी उसके ट्रंक से 10,000 रुपए मिले थे, नाउ दैट वाज एन एविडेंस फॉर द क्राइम दैट शी हैड कमिटेड। लेकिन मान लो अगर वो कुछ कन्फेशन देती है अपने स्टेटमेंट में, तो दैट हैज नॉट टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस व्हाइल शी इज गोइंग इन कोर्ट अपने ट्रायल प्रोसेस के लिए। ओके, ऑल्सो अ बॉय अंडर 15 years of age and women cannot be called to police station only for questioning। तो बच्चों, अगर मान लो शांति को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता, अगर कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, और जितने भी बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 15 years old, ओके, so basically these people, the women and boy under 15 years of age, they are not called for questioning in the police station। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए इन लोगों को नहीं बुलाया जा सकता है in the police station। So these are some of the main points that Article 22 of our Indian Constitution points out according for the as the fundamental rights for an individual। So please remember these points. It is important for your general knowledge also। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 22 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स है एक एक करके मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जो भी उसके फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट नहीं हो रहे। ओके, सो दिस इज the whole sum of your article 22 that is also given in your NCERT book। please read these points। okay, apart from that, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस लिखे हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू विच द पुलिस हैज टू एक्ट व्हाइल अरेस्टिंग एन इंडिविजुअल, या फिर उनको अगर कोई डिटेंशन में रख रहे, अपने कस्टडी में रख रहे, या फिर उनके लिए कोई जो भी इंट्रोगेशन हो रहा है एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person, right? तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी गाइडलाइंस लिखे हैं बच्चों, वो सारी गाइडलाइंस को पुलिस को फॉलो करना होगा एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट और डिटेंशन, जो उनको कस्टडी में रखते हैं, या फिर इंट्रोगेशन while doing an interrogation of a person। okay, अब हम लोग ये गाइडलाइंस को क्या कहते हैं? so these are known as the DK Basu guidelines। जो भी पुलिस एजेंसीज है या फिर कोई अदर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, सो दे हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस दैट हैज बीन रिटन डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और उसका क्या नाम है, वो सारे गाइडलाइंस जो है, सो इट इज द DK Basu गाइडलाइंस। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट आर दीज गाइडलाइंस कॉल्ड। इट इज कॉल्ड द DK Basu गाइडलाइंस। और आपके NCERT बुक में ये गाइडलाइंस का बहुत ही एक्सटेंसिव डिटेल दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू द गाइडलाइंस। इट इज फॉर योर जनरल नॉलेज ओनली, कि आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज for according to which the police has to act when we are understanding this whole criminal justice system। okay, please go through these DK Basu guidelines। okay, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं about first information report, that is FIR। तो आप लोगों को FIR का टर्म आप लोगों को अब तो पता होगा, बिकॉज आप लोगों ने ये स्टोरी जो हमने मिस्टर शिंदे के बारे में पढ़ा था, इन दैट वी केम अक्रॉस द टर्म FIR, राइट। हमने देखा दैट मिस्टर शिंदे व्हेन ही गॉट टू नो दैट उनके घर में चोरी हुई है, सो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं टू record his complaint there, right? Now let us understand that what is this first information report, that is the full form of FIR, okay? So it is with the registration of an FIR that the police can begin their investigations into a crime। तो बच्चों जब भी कोई FIR लिखवाता है तो it is only after the FIR has been written down by the police, उसके बाद ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, राइट? सो FIR क्या होता है? इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब अगर किसी के घर में या बाहर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो रहा है तो दैट पर्सन कैन गो टू द पुलिस स्टेशन और वो उनको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे सकते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द FIR एंड ओनली व्हेन द FIR हैज बीन रिटन, उसके बाद पुलिस का जो मेन फंक्शन है टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द क्राइम, सो द पुलिस कैन डू दैट फंक्शन, द मेन रोल ऑफ द पुलिस दैट वी रेड इन आवर प्रीवियस सेशन, राइट? तो उसी को हम लोग FIR कहते हैं, ओके? सो the law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। तो बच्चों बेसिकली इस पॉइंट का क्या कहना है? तो हमारा जो लॉ है, क्योंकि आपको पता है each and everything has to happen according to the law that has been written down in our constitution, right? तो हमारा लॉ क्या सजेस्ट करता है?
सो इट सेज दैट द पुलिस, जो भी पुलिस स्टेशन में जो स्टेशन इंचार्ज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था यहाँ पर कौन थे, सो इट वॉज दी सब इंस्पेक्टर मिस्टर राव, अगर हम लोग मिसेस शिंदे के केस के बारे में बात कर रहे हैं. सो मिस्टर राव हैज टू राइट डाउन द इन्वेस्टिगेशन, हैज टू राइट डाउन द FIR, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज बीइंग टोल्ड बाय मिस्टर शिंदे, राइट. तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले मिस्टर शिंदे पुलिस रिपोर्ट ही लिखवाने जाते हैं इन द स्टेशन. तो वो जो भी रिपोर्ट लिखवाते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड द FIR. ओके, उसके बाद ही पुलिस जो भी है वो वेरिफिकेशन करेगा एंड आफ्टर दैट दे विल सी इफ द क्राइम हैज बीन कमिटेड. उसके बाद जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट होंगे. वो हमने सारा प्रोसेस देखा था इन द एग्जांपल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, है ना. So therefore we can say that it is compulsory for an officer in charge of this police station to register that FIR, right? कि मान लो कोई भी इंसान उनके साथ कुछ अगर गलत हुआ है, अगर वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, so it is really compulsory for the police officer to write that complaint that the person is talking about. Okay? अब हम लोग देखते हैं कि इस FIR में होता क्या है बच्चों, that we are talking about the first information report. इसमें होता क्या है? So basically the FIR usually mentions the date, time and place of the offense, details the basic facts of the offense including a description of the events. तो बच्चों सबसे पहले FIR में क्या मेंशन होता है? So basically it mentions the date, the time and place of the offense. मतलब कि मान लो अगर चोरी हुई है, तो अगर हम लोग शांति के एग्जाम्पल लेते हैं या फिर मिसेस शिंदे का जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थी देर से, उस एग्जाम्पल में सबसे पहले उस डेट के बारे में लिखा जाएगा कि किस दिन ये थेफ्ट हुआ था, उसके बाद किस टाइम पे ये थेफ्ट हुआ था, कब उनको पता चला, ऑल्सो द प्लेस जहां पे वो लोग रह रहे हैं उनका ये थेफ्ट हुआ कहाँ पे था. तो बेसिकली दिस 3 थिंग्स हैव टू बी मेंशन्ड while writing an FIR, while writing the FIR. Okay? Also it has to include the description of the events, right? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट मिसेस शिंदे, तो पूरा इवेंट उनको बताना होगा कि उनको पता कैसे चला कि थेफ्ट हो गया है, right? So therefore these whole things it has to be mentioned there in the FIR. Apart from that, if known, the identity of the accused persons and witnesses is also mentioned. तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग अगेन केस के बारे में बात करते हैं अबाउट मिसेस शिंदे, तो वहां पे तो उनको पता था, she was assuming कि it is Shanti who has done the crime, who has committed the crime, right? So therefore the identity of the accused person and witnesses has also to be mentioned. अगर किसी को पता है कि ये काम किसने किया है, ये चोरी या फिर जो भी वो लोग कंप्लेन लिखवा रहे हैं, अगर जिसने भी किया है उस अक्यूज पर्सन का भी नाम दे सकते हैं. एंड ऑल्सो विटनेसेस, मान लो उसके लिए कोई विटनेस है प्रूव करने के लिए, हाँ कि मैंने ये देखा है इसको चोरी करते हुए, तो वो विटनेस का भी नाम लिखा जा सकता है. ऑल्सो द FIR स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट. तो बच्चों जो भी कंप्लेन लिख रहा है उसके एड्रेस और उनका नाम भी लिखा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस. सो अगेन रिमेंबर दिस कि जो भी FIR लिखा जा रहा है उसका जो एक फ्री कॉपी होता है, द कॉपी हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द कंप्लेनेंट ऑल्सो, द पर्सन हु इज राइटिंग द कंप्लेन. पुलिस वालों के पास तो वो एक FIR दर्ज हो चुका है, एक FIR रजिस्टर हो चुका है, सो ऑब्वियसली दे आर हैविंग दैट कॉपी ऑफ दैट FIR. Also the person who is writing this complaint, who is giving this complaint, has to also keep the FIR, keep the copy of the FIR, okay? And it is the legal right of that person. It can't be denied by the station in charge or the police who is writing that complaint, okay? तो बच्चों आपको अब पता चल गया कि FIR में होता क्या है. Basically name, date, time of the place or the place of that offense where the offense has taken place. Also the description of the events कि कैसे ये जो भी offense हुआ है उसका पूरा description देना होगा. Apart from that, the name of the witnesses and also the accused person has to be written अगर identity पता हो. उसके अलावा जो भी कॉपी है FIR की वो एक लीगल राइट है कंप्लेनेंट का, that the person has to keep the copy of the FIR whenever it is needed. Okay? Also you can see in this picture I have given you this format here of the FIR. जैसे आप लोग गूगल करोगे तो आज के डेट में आपको नेट पे सब कुछ मिल जाता है. Here you can see this is your FIR. जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो. यहाँ पे देखो बच्चों ये पूरा आपका दी एक्ट एंड सेक्शन, ये बहुत ही डिटेल चीज है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या होता है FIR में. यू कैन सी दिस हियर, द पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या फिर अकरेंस ऑफ ऑफेंस, जैसे हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कब रिसीव हुआ, डायरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑफ अकरेंस विद फुल आइडेंटिफिकेशन एंड एवरीथिंग. ये सारी चीजें जो है बच्चों ये FIR में होता है. ओके तो जो भी FIR मान लो जो मिस्टर शिंदे लिखवाने गए थे तो ऑब्वियसली उस FIR में भी ये सारी चीजें दी हुई होंगी, है ना. Therefore you should know what is there in the FIR. अगर हम लोग बात कर रहे हैं that what is this first information report here. Okay?
तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? So basically we talked about Article 22 of our Indian Constitution that talks about the fundamental rights of an individual who is being arrested. मैंने आपको एक्सटेंसिव डिटेल में बताया what is given in this Article 22. उसके बाद हम लोगों ने गाइडलाइंस के बारे में बात किया. The guidelines that is given by Supreme Court for the officers, for the police officers or any other crime investigation agencies कि उन लोगों को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है while arresting a person and also while keeping that person in detention या फिर जब भी वो इंट्रोगेशन कर रहे हैं for about with that accused person. Also we talked about FIR, that is the first information report. उसमें हम लोगों ने देखा what is this FIR and also what all includes in the FIR. हमने देखा name, date, place और the time of the occurrence of the offense और उसके बाद extensive detail that should include the description of the event that has taken place. Apart from that, the name and the address of the complainant, and also the complainant has the right to keep has the legal right to keep the copy of the FIR, right? अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका एग्जांपल हमने लिया था इन दैट ऑफ द केस ऑफ मिसेस शिंदे, जिसमें हमने देखा था दैट Shanti was not able to afford a lawyer and therefore she was provided a lawyer from the state. Okay, और उसी lawyer को मैंने बताया था that he or she is called as the public prosecutor who represents the state. तो हम लोग next class में basically we are going to talk about this role of public prosecutor. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.